हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था मैटर के अंदर चेंजेस के बारे में। हमने पढ़ा था कि मैटर के अंदर टू टाइप्स की चेंजेस आती हैं। एक वो चेंज होती है जो फिजिकल फोर्स फिजिकल बांड की वजह से आती है, उस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में। इस चेंज को हमने पढ़ा था कि हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और ऐसी चेंज जिसमें सब्सटेंस से चेंज हो, यानी उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में तब्दीली आए ड्यू टू केमिकल बॉन्ड इन गैसेज स्टेट, इसी चेंज को हमने पढ़ा था कि उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और जिस फिनोमेना में वो आता है और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो हम इस वीडियो के दो पार्ट्स बना रहे हैं। पार्ट 1 में हम कुछ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे और पार्ट 2 में बकाया जो रह जाते हैं हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो उसके एटम जो होते हैं अपने आप को रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कल कि NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो एटम यहाँ पर रीअरेंज होकर बनाते हैं NaClO H2O। तो इस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें टू सब्सटेंसेस कंबाइन होके, टू रिएक्टेंट कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें टू सब्सटेंसेस टू एटम्स कंबाइन होके एक ही किस्म की प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के हम ईथीन बोलते हैं। अगर ये ईथीन H2 से रिएक्ट कराएगा, ये दो रिएक्टेंट हैं कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ईथेन बोलते हैं। तो यहाँ पर टू रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी इसमें भी एटम क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, अपने आप में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके अलावा ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो हीट की प्रेजेंस में, ज़्यादा सब्सटेंस अपने आप ब्रेक डाउन हुई नहीं होगा, उसको हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम सब्सटेंसेस रिएक्टेंट को हीट करें, हीट की वजह से वो सब्सटेंसेस एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो, ऐसे रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लाइक ये एक रिएक्टेंट है AB, इसको मैं हीट कर रहा हूं तो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंसेस है, इसको मैं हीट कर रहा हूं तो दो प्रोडक्ट बन रही हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो हीट की प्रेजेंस में और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी एडिशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे, इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी जो एडिशन रिएक्शन होता है उसका जो अपोजिट होता है बेसिकली क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा रिएक्शन का किस्म होता है, टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी जब रिएक्टेंट अपने आप में कंबाइन होंगे तो एक एटम दूसरे रिएक्टेंट के एटम को रिप्लेस कर देगा। इसके बेसिस पे रिएक्शन के किस्म होते हैं। अगर एक एटम रिप्लेस हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक AB सब्सटेंसेस है, ये रिएक्टेंट है AB और ये दूसरा रिएक्टेंट है C। AB कंबाइन हो रहा है C से, तो ये C जो है एक एटम को रिप्लेस कर रहा है, यानी B एटम को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बन रहा है AC और B। यानी इसमें एटम एक रिप्लेस हो रहा है रिएक्टेंट से, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है हमारा जिंक, इस पे अगर हम 2 मोल HCl गिराएंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इसमें ये जो जिंक है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगी, जिंक क्लोराइड, और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी हुई थी वह बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हुई थी, जिसमें क्या केवेंडिश ने क्या किया था, जिंक के ऊपर HCl को रिएक्ट कराया था और सिंगल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की वजह से हमें एक जिंक क्लोराइड और कौन सी गैस ऑब्टेन हुई थी, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हुई थी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और दो एटम क्या करें, एक दूसरे के रिप्लेस करें, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एबी रिएक्टेंट है और ये दूसरा सीडी रिएक्टेंट है, ये जब कंबाइन होंगे तो ये सी जो है बी को रिप्लेस करेगा और ये बी जो है सी को रिप्लेस करेगा, सी जो है बी को रिप्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगी एक एसी और दूसरी बीडी, यानी दो एटम एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने कल एग्जांपल पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से, ये एक ए बी सब्सटेंस है, ये CD सब्सटेंस है। जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जो सब्सटेंस है NaCl जो है Na से कंबाइन होकर क्या बना है NaCl, और OH किससे कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन से, क्या बन रहा है H2O। तो उसमें दो एटम क्या हो रहे हैं एक दूसरे से रिप्लेस, ये एटम इधर आ रहा है, ये एटम इधर आ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो इसमें ये जो सब्सटेंस है NaOH, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में बिटर होता है, ये सोर होता है। ऐसा सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं, जो OH एटम कंटेन करते हैं उसको हम बेस बोलते हैं, और ऐसा एटम जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन कंटेनिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एसिड। तो एसिड और बेस अपने आप में रिएक्ट करके एक ऐसा सब्सटेंस बना रहा है जो ना बिटर है नहीं ना सोर है पर साल्टी है, यानी एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टीज रिमूव कर रहे हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करे, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस्म का रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन ये भी एक एडिशन रिएक्शन का टाइप होता है। कैसा टाइप होता है ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिएक्ट करे, ऐसा एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसा एडिशन रिएक्शन जो जिसमें रिएक्टेंट दो हो पर उसमें एक रिएक्टेंट क्या हो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन किसी एक रिएक्टेंट से कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए जो ऑक्सीजन कंटेनिंग हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है आयरन, एटम है आयरन, इससे क्या कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो एक कंपाउंड बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है जो किस चीज को कंटेन कर रहा है ऑक्सीजन एटम को। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखा जाए इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्पेशल टाइप होता है किसका एडिशन रिएक्शन का। पर डिफरेंस क्या होता है ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक ऑक्सीजन हो और वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट में ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट बनाए, ऐसे एडिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उससे अलावा एक दूसरा रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। अब ये एक एडिशन रिएक्शन नहीं होता, ये एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट के साथ फ्लेम पैदा करे, ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वुड है, या इसके अलावा हम गैस लेते हैं मीथेन, या वुड या मीथेन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा वाटर, उसके अलावा क्या पैदा करेगा हीट या फ्लेम। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पर ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में क्या बन रहा है हीट और फ्लेम। ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि हर कंबशन रिएक्शन क्या होता है बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, पर हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होता। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है पर कंबशन नहीं है। क्यों कंबशन नहीं है इसलिए इसमें कोई भी किस्म की हीट या फ्लेम पैदा नहीं होता, इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है पर कंबशन नहीं। पर ये कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अलावा कंबशन रिएक्शन है क्योंकि इसे क्या फॉर्म कर रहा है हीट के साथ फ्लेम को भी फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो ये 6 किस्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में जिसमें एटम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन के किस्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। कितने होते हैं 6, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और कंबशन। ये किस्म होते हैं केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। उसके अलावा रिएक्शन का एक किस्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन 3 किस्म के होते हैं। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट
थोड़े टाइम में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट तक फुल स्पीड में यानी थोड़े टाइम में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, थोड़ा टाइम उसको लगे, उसको हम फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में पर उसको लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लगे, थोड़े टाइम में कन्वर्ट ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो ना ज्यादा टाइम लगे ना ही थोड़ा टाइम लगे, यानी यहाँ ना तो वो स्लो हो ना तो फास्ट, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कुछ रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। कुछ रिएक्टेंट जो है कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, कुछ को ना ज्यादा ना थोड़ा टाइम लगेगा। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? हमने पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म का जो इनिशियल स्टेप होता है उसमें क्या करता है रिएक्टेंट अपनी एनर्जी, उसके पास एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। और जिस एनर्जी के बाद उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होती है और प्रोडक्ट बनती है किस एनर्जी पर? थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। ज़ाहिर ये इंटरनल एनर्जी को किस पर पहुंचाना चाहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी पर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपस में कोलाइड करते हैं और एनर्जी इंक्रीज करके कहां तक पहुंचाते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। तो ऐसी कोलियन को हम इफेक्टिव कोलियन बोलते हैं। और जो रिएक्टेंट कोलियन करते हैं पर एनर्जी थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचती, ऐसे कोलियन को हम नॉन इफेक्टिव कोलियन बोलते हैं। तो ज़ाहिरा इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड नहीं पर पहुंचाना है, तो उसके लिए रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम उनको एनर्जी भी देते हैं। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सपोज ये 3 रिएक्टेंट थे, तीनों रिएक्टेंट के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी, और तीनों रिएक्टेंट की फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम है जिस पर वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ये ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी इंटरनल एनर्जी बहुत लो है, तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ क्या देनी पड़ेगी? एक्टिवेशन एनर्जी। ये ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी इसकी भी इससे क्या है? लो है, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? ज्यादा है। पर ये ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी इंटरनल एनर्जी अप्रोच टू किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, उसको थोड़ी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़रा ऐसे रिएक्टेंट को अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी देंगे इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, ये लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लेगा रिएक्टेंट इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस ना एनर्जी कंटिन्यूसली लगातार फास्टली हासिल करता है, ना ही फास्टली उसको रिलीज करता है। इस लॉ को हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। ये लॉ बोलता है कि हमेशा जो सब्सटेंस एनर्जी हासिल करता है या रिलीज करते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो अगर हम रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर क्वांटम थ्योरी करेक्ट है, तो इससे बेसिस पे अगर हम जब भी सब्सटेंस को हीट करेंगे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल करता जाएगा। और इंटरनल एनर्जी इस रिएक्टेंट के अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी देके, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी बहुत लो होती है और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ऐसे रिएक्शन टक्कर में फास्टली यानी उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट नहीं होते, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें इंटरनल एनर्जी अप्रोचेस टू बराबर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के, यानी थोड़ी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट होगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी तकरीबन बराबर है, तो वो ना तो ज्यादा टाइम लेगा ना तो थोड़ा टाइम लेगा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। यानी रफ्तार के बेसिस पे रिएक्शन एक फास्ट होता है, दूसरा स्लो और दूसरा मॉडरेट। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी पर। जो अगर इंटरनल एनर्जी हाई होगी, एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट होंगे। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी बहुत लो हो पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी अप्रोचेस टू बराबर होती है, तो इसको एब्जॉर्ब करने में ना तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, मॉडरेट टाइम लगेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डायमंड होता है यहाँ जो रस्ट होता है, रस्ट फॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है। यानी जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये मॉलिक्यूल बनता है फेरस ऑक्साइड, उसको हम रस्ट बोलते हैं। ये ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिसकी इंटरनल एनर्जी बहुत लो होती है, यानी ये
फास्टली कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में। तो रस्ट का फॉर्म होना ये कौन सा रिएक्शन होता है, बेसिकली स्लो रिएक्शन होता है। पर एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत हाई होती है, यानी ये फास्टली रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, बेसिकली फास्ट रिएक्शन होते हैं। उसके अलावा हम घर में फूड को पकाते हैं, फूड में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसको हीट करते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, पर वो जो प्रोडक्ट हमें देता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटेड रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी इंडस्ट्री के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन परफॉर्म होता है तो कुछ रिएक्शन क्या होते हैं फास्ट, को क्या होते हैं स्लो। अगर फास्ट रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में बन जाएगी, कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी बन जाएगी जो हार्मफुल होगी, हम नहीं चाहते कि वो बने, फास्टली नहीं बने। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो उसको टाइम बहुत साल लगे, हम वो भी नहीं चाहते। वो लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, हम कौन सा रिएक्शन प्रेफर करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन प्रेफर करते हैं। क्यों मॉडरेट रिएक्शन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको ना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ना ही कम टाइम लगता है, मॉडरेट अमाउंट में प्रोडक्ट बनती है। अगर वो एक्सप्लोसिव वो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, अगर यूजफुल होते हुए उनको यूज करते हैं। तो बेसिकली बेनिफिशियल जो रिएक्शन जो इंडस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो रिएक्शन है तो उसको क्या करते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, क्या क्या करने के लिए, मॉडरेट रिएक्शन बनाने के लिए। और अगर फास्ट है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करके क्या कराते हैं, मॉडरेट रिएक्शन कराते हैं। तो इन स्पीड को तब्दील करने के लिए केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। ऐसा केमिकल जो रिएक्शन की स्पीड को तब्दील करे, अगर फास्ट रिएक्शन है तो उसको कन्वर्ट करे मॉडरेट रिएक्शन में, अगर स्लो रिएक्शन है तो उसको कन्वर्ट करे मॉडरेट रिएक्शन में। ऐसे कैटालिस्ट को हम क्या, ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। और ऐसा कैटालिस्ट जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को डिक्रीज करे, यानी फास्ट रिएक्शन को मॉडरेट बनाना है, जरा रफ्तार को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे रफ्तार डिक्रीज होगी, जब उसकी हम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके फास्ट रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करता है, मॉडरेट रिएक्शन में। और ऐसे रिएक्शन जो स्लो रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन में कन्वर्ट करे, यानी स्पीड को क्या करे, इंक्रीज करे, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, ऐसे कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। तो इन स्पीड ये के बेसिस पे रिएक्शन के तीन अकसाम होते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। और स्पीड को तब्दील करने वाला जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, वो कौन सा होता है, बेसिकली कैटालिस्ट होता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की किस्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, और इसकी स्पीड डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी पर, और इसकी स्पीड तब्दील होती है किससे, कैटालिस्ट से। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन के किस्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अब स्पॉन्टेनिटी किसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनिटी प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन में, वो प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की जो हमें पता है ये रिएक्शन अपने आप होगा या एक्सटर्नली हम कोई एजेंट इसमें ऐड करेंगे तब ये रिएक्शन होगा। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के दो किस्म होते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, हमें एक्सटर्नल हीट या कैटालिस्ट ऐड नहीं करना पड़े, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो, यानी रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, तो हमें एक्सटर्नली हीट देंगे या एक्सटर्नली कैटालिस्ट को ऐड करेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। सवाल पैदा होता है कि इस रिएक्शन या तो स्पॉन्टेनियस होगा या तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये भला किस पे डिपेंड करता है। अगेन ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की एनर्जीज पर। अगर उस सब्सटेंस की एनर्जी जो है, अगर उस सब्सटेंस, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी वो अगर हाई होगी और उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हाई, एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, तो रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। हम एक्सटर्नली उसको एनर्जी नहीं देंगे, कोलियन करके एनर्जी पैदा करेंगे और इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड पर पहुंचाएंगे, यानी रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। यानी ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हाई हो, और कौन सी एनर्जी हाई हो, इंटरनल एनर्जी, और कौन सी एनर्जी लो हो, एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। हमने इसमें पढ़ा फास्ट रिएक्शन में, फास्ट रिएक्शन में भी इंटरनल एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन किसका टाइप होता है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का टाइप होता है।
क्यों कि अपने आप होता है। क्यों अपने आप होता है? क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी हाई होती है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल क्या होता है? फास्ट रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हमने बताया क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके अलावा ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। अभी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए होता है कि वो रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी और इंटरनल एनर्जी लो होगी। ज़्यादा इंटरनल एनर्जी बिल्कुल लो होगी तो ये अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। हम एक्सटर्नली उसको क्या देंगे? हीट एनर्जी या कैटालिस्ट ऐड करेंगे। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो स्लो रिएक्शन बेसिकली कौन से रिएक्शन होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं? क्योंकि उसमें रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। उसके अलावा कभी कभी ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं बेसिकली उसको हम इनिशियली कैटालिस्ट या इनिशियली हीट एनर्जी देते हैं और उसके बाद रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम पेट्रोल को स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, पेट्रोल पहले हीट एनर्जी नहीं पैदा करता, पर हम जब पेट्रोल को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तब पेट्रोल अपने आप एनर्जी पैदा करता जाता है। यानी पेट्रोल का जलना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर उसको थोड़ी हीट देके जलाना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, पर वो आगे अपने आप जलता जाता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कन्वर्ट हो सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। अब सवाल पैदा होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कन्वर्ट होंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, कब कन्वर्ट होंगे? तब कन्वर्ट होंगे अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अप्रोचेस टू किसके बराबर होगी? इंटरनल एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी अप्रोचेस टू बराबर होगी एक्टिवेशन एनर्जी के, या इंटरनल एनर्जी थोड़ी ग्रेटर होगी एक्टिवेशन एनर्जी से, तब जो है ये इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थोड़ी एनर्जी देंगे, तब ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस में अपने आप होता जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली पेट्रोल का जलना पहले ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, आगे ये क्या बन जाता है? स्पॉन्टेनियस बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा गैस को हम जलाते हैं, पहले हम हीट एनर्जी देते हैं। गैस का जलना पहले क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, आगे वो जलती जाती है, इसलिए क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। थैंक यू वेरी मच।